आप लोग कैसे हैं? आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से परिश्रम करिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। आज मैं कहीं ना कहीं इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आया हूं, और मैंने बार बार कहा भी है कि इतिहास संघर्ष का ही नाम है। जिन्होंने संघर्ष किया उनका इतिहास बना है। तो इस प्रकार से आज मैं खुद जो है एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहा हूं जिसने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सल्तनत काल में कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके कारण से आने वाले युग में भी उसके सुधारों को कुल मिला के लोगों ने अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और मैं कह सकता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को आप देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सुधार हैं अंततः बाद में किसने अपनाया? शेरशाह सूरी ने अपनाया। और शेरशाह सूरी के ही सुधारों को कुल मिला के किसने आगे बढ़ाया? अकबर ने आगे बढ़ाया। तो अलाउद्दीन खिलजी निश्चित रूप से सल्तनत काल का एक जबरदस्त सम्राट है, हम कह सकते हैं। और निश्चित रूप से इस अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमारे लिए जानना जरूरी है। मैं सुधार तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो दूसरे वीडियो में आएगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। राजत्व सिद्धांत का मतलब है किंगशिप थ्योरी। और अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के जो कुल मिला के तीन बातें हैं, जो कुल मिला के मैं कह सकता हूं तीन पिलर हैं उसके किंगशिप थ्योरी के, उसके राजत्व सिद्धांत का। पहला है कि कुल मिला के वो कहता है कि शासक का निरंकुश होना बहुत ही आवश्यक है, शासक की निरंकुशता, ऑटोक्रेसी। और दूसरा वो कहता है धर्म और राज्य का कुल मिला के कहीं ना कहीं जो धर्म और राजनीति होती है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों का कुल मिला के सेपरेशन होना चाहिए। धर्म और राजनीति अलग अलग होना चाहिए। और तीसरी बात वो कहता है साम्राज्यवाद, यानी एक बहुत बड़ा एम्पायर, इंपीरियलिज्म, साम्राज्य खड़ा होना चाहिए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के तीन सोर्स मैंने बताए या तीन आधार बताए। पहला मैंने बताया क्या कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से शासक का निरंकुश होना चाहिए। शासक की निरंकुशता की ही अगर हम बात कर लें तो मैं कह सकता हूं कि सल्तनत काल में यह एक ऐसा सम्राट है जिसने पूरी तरह से सभी के ऊपर कंट्रोल कर लिया, सभी के ऊपर नियंत्रण कर लिया। अगर अलाउद्दीन से पहले अगर थोड़ा सा मैं जाऊं तो अलाउद्दीन से पहले का इतिहास अगर देखें तो आपने बलबन का राजत्व सिद्धांत भी सुना होगा। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या है? नियामत खुदाई, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन का कुल मिला के राजत्व सिद्धांत क्या है? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ द गॉड, सुल्तान ईश्वर की छाया है। लेकिन ये जो गद्दी पर जब बैठ रहा है कुल मिला के कौन? अलाउद्दीन खिलजी की बात अगर हम कहते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि सत्ता का एकमात्र स्रोत शक्ति है। सत्ता का मात्र एकमात्र स्रोत उसने शक्ति को बताया। उसने यहां तक कुल मिला के अलाउद्दीन के अगर थॉट को हम देखते हैं तो अलाउद्दीन कहता है कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए ना तो ईश्वर की अनुकंपा की आवश्यकता है, ना जनता के कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इच्छा की आवश्यकता है, और ना उलेमाओं के और तुर्क सरदारों के सहयोग की इच्छा है, आवश्यकता है। अब आप देखिए तीनों को उसने चैलेंज कर दिया। जबकि बलबन किसका सहारा ले रहा है? बलबन कुल मिला के कहीं ना कहीं नियामत खुदाई ने ईश्वर का सहारा ले रहा है। तो बलबन कुल मिला के दैवीय शक्ति के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने की भाई हमारी बात को मानो, हम क्योंकि ईश्वर के प्रतिनिधि, हम ईश्वर की छाया हैं। लेकिन इसने कहा कि देखो भाई सत्ता का मुख्य स्रोत शक्ति होता है, जब तक आप शक्तिशाली रहोगे तब तक आपकी सत्ता बनी रहेगी। और इसीलिए उसने कहा कि सत्ता प्राप्त करने के लिए ना तो ईश्वर की अनुकंपा की आवश्यकता है, ना कुल मिला के उलेमाओं के या तुर्क सरदारों के सहयोग की आवश्यकता है, और ना जनता की इच्छा की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ जिसकी तलवार में दम होगी, जिसकी तलवार में शक्ति होगी, वो सिंहासन को प्राप्त करेगा। और हुआ भी यही। गंगा के तट पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की, और हत्या करने के पश्चात अंततः दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गया। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो बलबन का अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत है वो पूरी तरह से निरंकुशता पर आधारित है। वो पूरी तरह से कुल मिला के आप देखिए कि उसने जितने भी कुल मिला के बड़े बड़े, क्योंकि सुल्तान को सल्तनत काल में अगर थोड़ा सा मैं इस बात को लेकर बात करूं तो सुल्तान को सल्तनत काल में दो ग्रुप बहुत ज्यादा परेशान करते थे या प्रभावित करते थे। एक जो तुर्क सरदार होते थे वो लोग बहुत प्रभावित करते थे, और दूसरे जो उलेमा लोग होते, उलेमा का मतलब होता है उलेमा का मतलब होता है जो उस समय का पुरोहित वर्ग था, जो क्लर्जी ग्रुप है।
जो शरीयत की व्याख्या करता है, जो धार्मिक ग्रुप है, जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, तो ये लोग उलेमा थे और स्वाभाविक रूप से सुल्तानों को ये बहुत अधिक प्रभावित किया करते थे, क्योंकि सुल्तान शरीयत के अकॉर्डिंग कुल मिला के शासन करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो बाध्य होता था। तो ये दोनों ही वर्ग कुल मिला के सुल्तानों को प्रभावित करते थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने तुर्क सरदारों पर तो नियंत्रण किया ही किया, लेकिन साथ ही उलेमाओं पर भी उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो निरंकुशता है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सल्तनत काल का एकमात्र सम्राट किसी को कहा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो पहला तो उसकी किंगशिप थ्योरी का मैंने बताया कि कुल मिला के शासक की निरंकुशता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं शक्ति के बल पर सिंहासन को प्राप्त करूंगा, इसका थॉट है। दूसरा उसने कुल मिला के क्या कहा कि धर्म और राजनीति का पृथकीकरण, यानी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये दोनों सेपरेट होना चाहिए, यानी धर्म राजनीति पर हावी ना हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक क्या था, थोड़ा सा अगर हम लोग इस बात को समझें तो निश्चित रूप से जो सुल्तान लोग होते थे, जो सम्राट लोग होते थे, ये सम्राट लोग को ना, क्योंकि सल्तनत काल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स है वो शरीयत है। क्या है? शरीयत है। और शरीयत में क्या होता था? शरीयत में कुरान होती थी, हदीस होता था, इज्मा होते थे, कयास होते थे। मैं आगे बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो ये शरीयत के अकॉर्डिंग ही सुल्तान शासन करते थे। और इस शरीयत की व्याख्या कौन करता था? तो इस उलेमा ग्रुप किया करता था, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया। तो उलेमा जो शरीयत की व्याख्या करते थे उसके अनुसार ही सुल्तान शासन करना या शासन करने के लिए बाध्य होता था या शासन चलाया करता था। यानी अभी तक जो सुल्तान होते थे वो उलेमाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए थे और अंततः धर्म जो है पूरी तरह से राजनीति में हावी होता था। क्योंकि सल्तनत काल का जो राज्य है या मुगल काल की बात करें या पूरा मिडावल की बात करें तो कुल मिला के ये इस्लामिक स्टेट है, ये धार्मिक राज्य है। और जब धार्मिक राज्य होगा तो स्वाभाविक रूप से कुल मिला के धर्म राज्य पर धर्म का प्रभाव होगा, और धर्म का प्रभाव होगा तो उलेमा का प्रभाव होगा, और उलेमा का प्रभाव होगा तो स्वाभाविक रूप से सुल्तान उनकी बात को मानेगा। लेकिन अलाउद्दीन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो देखिए कितनी बड़ी सुंदर बात कहता है। उलेमाओं के कुलना के प्रमुख हैं जो बयाना के काजी मुगिसुद्दीन साहब हैं, उनसे वो भेंट करता है और बयाना के काजी मुगिसुद्दीन से कहता है कि काजी साहब, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, मैं शिक्षित व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी मैं मुसलमान पैदा हुआ, मेरे पूर्वज भी मुसलमान थे, और अंततः आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं जो प्रजा के हित में उचित समझता हूं, जो राज्य के हित में उचित समझता हूं, उसके आदेश देता हूं। अब जरा समझिए क्या कह रहा है कि काजी साहब, मैं जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी मैं मुसलमान पैदा हुआ और मैं राज्य और प्रजा के हित में जो उचित समझता हूं उसके आदेश देता हूं, चाहे शरीयत उसकी इजाजत दे चाहे ना दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीयत को मैं चैलेंज कर रहा हूं। भाई, शरीयत के बारे में मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैं जो समझता हूं उसके आदेश देता हूं, और राज्य और प्रजा के हित में जो समझता हूं उसके आदेश देता हूं, चाहे शरीयत उसकी इजाजत दे चाहे नहीं दे। और आगे की लाइन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। आगे की लाइन तो यहां तक कहता है, अंतिम दिन कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा मुझे उसकी भी चिंता नहीं है, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन स्पष्ट कर चुका है कि राजनीति पर या राजा के आदेश पर अगर धर्म कहीं ना कहीं आड़े आएगा या धर्म प्रभावित करेगा तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी करेजियस बात है, कितनी साहसी बात है यार, कि मध्यकालीन भारत जो इस्लामिक स्टेट है, आप समझिए इस बात को। और उस इस्लामिक स्टेट में कुल ना के उस व्यक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि मैं धर्म का इंटरफियर राजनीति में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म और राजनीति का पृथकीकरण यानी सेपरेशन उसने किया, और सेपरेशन करके अंततः उसने उलेमाओं के ऊपर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, उलेमाओं के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। इसीलिए कहते हैं ना कि उलेमाओं पर भी नियंत्रण किया, तुर्क सरदारों पर भी नियंत्रण किया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि निरंकुशता अपनी चरम सीमा पर किसी के समय में पहुंच गई तो अलाउद्दीन के समय में पहुंच गई। यानी मैंने अभी बताया कि कुल मिला के उसके राजत्व सिद्धांत का पहला स्रोत क्या था? निरंकुशता। डेफिनेटली उससे बड़ा निरंकुश या ऑटोक्रेटिक शासक होना सल्तनत काल में बड़ा मुश्किल है महाराज। और दूसरा, उसने धर्म और राजनीति को पूरी तरह से सेपरेट किया, यानी कि राजा का आदेश सर्वोपरि होगा, धर्म अब इंटरफेयर नहीं करेगा और धर्म मेरे मामले में आड़े नहीं आएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात वो कुल मिला के बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। उसका राज कवि है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो क्या कहता है? अमीर खुसरो कहता है कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें
पूरब से पश्चिम तक अपने किरणों की, यानी सूर्य जो है पूरब से, यानी सूर्य की जो किरण है, ये सूर्य जो है अपनी किरणों के द्वारा पूरब से पश्चिम तक अपने कुल मिला के आलोकित कर देता है पूरे संसार को। उसी प्रकार से सम्राट को भी विजय करते रहना चाहिए और उस विजय को, उस साम्राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात अमीर खुसरो कुल मिला के गाइडलाइन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अपने तलवार के बल पर संपूर्ण संसार को आलोकित कर रही हैं, उसी प्रकार से राजा को तलवार के बल पर संपूर्ण संसार को जीतना चाहिए और उस राज्य को सुरक्षित भी रखना चाहिए। और डेफिनेटली कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक है, क्योंकि उसने स्वयं सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, उसने स्वयं द्वितीय सिकंदर घोषित कर दिया और अंततः कुल मिला के एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करने के लिए निकल पड़ता है। और आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसके समय में कुल मिला के गुजरात को जीता जाता है, राजपूताना, रणथंभौर और चित्तौड़ को जीता जाता है। और पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही इस बात को आप समझ सकते हैं कि विंध्याचल की सीमाएं पार की गई और संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया गया। चाहे देवगिरी के यादवों की बात हो, चाहे द्वार समुद्र के होयसल की बात हो, चाहे वारंगल के काकतीय की बात हो, चाहे मदुरा के पांडे की बात हो, इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी निश्चित रूप से कुल मिला के एक साम्राज्यवादी शासक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके समय में डेफिनेटली एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इस तरह से मैं किंगशिप थ्योरी आपको बताना चाह रहा था कि अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के 3 लक्ष्य हैं। पहला, कुल मिला के शासक का निरंकुश होना आवश्यक है। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि सल्तनत काल में उससे बड़ा निरंकुश शासक कोई नहीं है। दूसरा, धर्म और राजनीति का सेपरेशन, डेफिनेटली कुल मिला के उसने अपने आदेशों पर या राजनीति पर धर्म को कभी हावी नहीं होने दिया। और तीसरी बात की कुल मिला के साम्राज्यवाद, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और हम आगे कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। आप लोग पूरी तरह से परिश्रम के साथ मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।